रियायती रेट उनको भी मिलेगा। और कोई क्वेश्चन और कोई कंफ्यूजन नहीं। वित्त पोषण मतलब बेटे पैसा उपलब्ध कराना, हाँ पैसा देने को ही वित्त पोषण कहते हैं। ठीक, और कुछ कोई समस्या? तो आप लोग को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम शुरू करें अपना। चलिए बताइएगा, IMF की शर्तावलियां क्या हैं? कौन कौन सी शर्तें IMF के द्वारा लागू की जाती हैं सदस्य देशों के ऊपर? मैम एक तो राजकोषीय घाटे को कम करना, ओके, दूसरा मैम निजीकरण को बढ़ावा देना, ओके वेरी गुड, तीसरा मैम सरकारी कर्मचारियों की संख्या को कम करना, बढ़िया, चौथा मैम सदस्य देशों की जो मुद्रा है उसको वैश्विक स्तर पर लेन देन के लिए शुरू करना, लेन देन के लिए सब्सिडी में कमी करना, और बहुत बढ़िया, और एक मैम लचीले श्रम सुधारों में मैम को लागू करना, लचीले श्रम सुधारों वाले कानूनों को लागू करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये सारी जो नियम कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? IMF। अगर आप IMF से पैसा चाहते हैं तो आपको IMF के द्वारा जो भी शर्तें रखी जाती है उसे माननी पड़ती हैं। इसके अलावा आप बताएंगे कि क्या कंट्रीज को ये शर्तें आसानी से एक्सेप्ट कर ली जाती हैं? कंट्रियाँ मानती हैं, इसका विरोध करते हैं। विरोध करती हैं। विरोध क्यों करती हैं? रीजन क्या है विरोध करने का? क्योंकि मैम जो अल्प विकसित देश है उनमें मैम ये शर्तें लागू ही नहीं होती, मतलब जैसे वो अल्प विकसित हैं तो वो मैम कैसे निजीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि उन्हें सबको साथ लेके चलना है ना। हाँ तो सही है, ये लागू नहीं कर सकती, मतलब करती होंगी लेकिन कम करती हैं। मतलब उनको करने में समस्या। जो विकासशील देश है, जो अल्प विकसित देश है, जहाँ भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा गरीब है, कुपोषित है या ऐसे संसाधनों से वंचित है, तो उन लोगों के लिए निजीकरण जैसी चीज़ें समस्या क्रिएट कर सकती है। क्योंकि निजी क्षेत्र में आप सभी को पता है जो भी काम किए जाते हैं वो फायदे के लिए किए जाते हैं, और जो फायदे के लिए किए जाते हैं तब वो गरीबों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाता, जिससे वहाँ की जो गरीब जनसंख्या है उसकी ज़रूरतें पूरी करने में समस्या होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो विकासशील और अल्प विकसित देश है वो कहते हैं कि IMF की जो शर्तावली है वो उनके यहाँ मानवीय विकास और आर्थिक विकास दोनों को अवरुद्ध करता है, दोनों को रोकने का काम करता है। ये अच्छा नहीं है। जबकि इस पर IMF क्या कहता है कि नहीं, जो भी शर्तें हमारे द्वारा लागू की जा रही हैं वो ऐसे सदस्य देशों के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सही है, तो वो लागू होना चाहिए। देखिए, और एक और भी रीज़न है ना विरोध करने का। विरोध मैम जो कहते हैं सब्सिडी को कम किया जाए, मैम वो कैसे कम किया जा सकता है, क्योंकि अल्प विकसित देशों को सब्सिडी देंगे तभी वो उनका उत्थान होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है, जब सब्सिडी वो किसानों को, छोटे उद्योगों को प्रदान करेगी तभी उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तभी समृद्धि आएगी और गरीबी दूर होगा, बेरोजगारी का सृजन होगा, मतलब बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार का सृजन होगा। ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा आपने और भी क्या पढ़ा था IMF के बारे में? आपने पढ़ा था कि जो IMF है इसके द्वारा जो देशों को ऋण प्रदान की जाती है, इसमें 2 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं ना। एक कौन था? गैर रियायती और दूसरा रियायती। तो बाबू आप बताएंगे, कल थे आप क्लास में? गैर रियायती ऋण किससे दिया जाता है? क्या है गैर रियायती ऋण? IMF किसे देता है गैर रियायती ऋण? नहीं याद है? बाबू आप बता सकते हैं, आपने पूरा क्लास अटेंड किया था। गैर रियायती ऋण क्या है, किसे दिया जाता है IMF के द्वारा? अगर याद है तो बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। और किसे याद है? आपको याद है? हाँ, गैर रियायती ऋण मैम ऐसे देशों को प्रदान किया जाता है मैम जो विकसित हो, स्पेशली जो विकसित हो उनको दिया जाता है ये ऋण। हाँ, यानी जो सदस्य देश आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, ऐसे देशों को गैर रियायती ऋण दिया जाता है। यानी उनको ऋण पर कोई मतलब छूट नहीं मिलता है, उन्हें ब्याज देना पड़ता है, यानी कि ऋण के साथ साथ उनको ब्याज भुगतान ही करना पड़ता है, उनको रियायत नहीं मिलती है। और रियायती ऋण में क्वेश्चन था, उनके रियायती ऋण लंबी अवधि के लिए दिया जाता है। हाँ, जैसे देखिए ज़्यादातर ये क्या करेगा, लंबी अवधि के लिए ही देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रियायती ऋण दिए जाते हैं वो गरीब देशों को दिए जाते हैं, और गरीब देशों को जब भी ऋण दिए जाते हैं मोस्टली वो थोड़े लंबे समय के लिए दिए जाते हैं ताकि उनको वापस रिटर्न करने में ज़्यादा समस्या हो। लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान यही रखा जाता है कि
समय लिया जाता है, ठीक ना। तो उसमें क्या होगा, रियायती में सिर्फ मूलधन ही लिया जाएगा, ब्याज नहीं। हाँ, ब्याज नहीं लिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आप लोगों ने पढ़ा था पॉइंट, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक आपको ये समझना भी होगा और दूसरा सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कौन कौन सी चीज़ों के सुधार की बात की जाती है, कौन कौन से सुधार की डिमांड करते रहते हैं सदस्य कंट्री, जो सदस्य देश हैं। हाँ मैम सबसे पहले तो वो यूएसए के वर्चस्व का विरोध करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। जो यूएसए है और पश्चिमी देशों का जैसा लगता है कि एकाधिकार है उनका उस पर, तो उसका विरोध करते रहते हैं। ओके, और कुछ जो उसकी शर्तें हैं उसका भी विरोध करते हैं। सही है। शर्तों और कुछ, और कोई, यहाँ मोस्टली जो निदेशक चुने जाते हैं वो पश्चिमी यूरोपीय कंट्रीज से चुने जाते हैं। इस बात का भी विरोध होता है कि सिर्फ जो निदेशक हैं इन्हीं क्षेत्रों से ही क्यों चुने जाते हैं। दूसरा, अमेरिका का जो अप्रत्यक्ष वीटो राइट है इसका भी विरोध किया जाता है कि अमेरिका को 14 वीटो राइट प्राप्त है। कितना वीटो राइट मिला है अमेरिका को, कितने वोटिंग राइट्स हैं अमेरिका के पास? 16 समथिंग है। 16 कि 17? वोटिंग पूछ रही है। हाँ, 16.51, हाँ। 1605। सही है, वोटिंग राइट्स है और एक है पैसे का हिस्सा, जो 17.44 है ये उसका पैसे का योगदान है, और जो वोटिंग राइट है वो 16, यानी कि सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे कौन सी कंट्री आती है? जापान। और थर्ड? चाइना। और फोर्थ? जर्मनी। जर्मनी फोर्थ है, क्या कंफर्म? और उसके बाद 5? फ्रांस। और भारत का स्थान 8वां स्थान है। तो ये वोटिंग राइट्स है जिसमें अमेरिका का सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट मिला हुआ है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि इसके पास वीटो पावर है अप्रत्यक्ष रूप से। और अमेरिका का इस पर बहुत ज़्यादा दबदबा भी रहता है, हस्तक्षेप भी रहता है, क्योंकि उसने इसमें सबसे ज़्यादा फंड लिया हुआ है। ये सारे रीजन हैं जो यूरोपीय कंट्रीज के द्वारा यूरोपीय कंट्रीज के खिलाफ किया जाता है। वीटो पावर क्या होता है? वीटो पावर होता है कि कोई निर्णय, जैसे मान लीजिए ये एक संगठन है, इसमें कोई अमेरिका है, कोई रूस है, कोई चाइना है, और आप सबने मिलकर एक संगठन बनाया है। उस संगठन में जिसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया, मान लीजिए आपने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, तो दबदबा आप ही का रहेगा ना। अगर कोई भी निर्णय वहाँ पे लिया जाएगा तो आपका उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा राय, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, यानी कि किसी भी निर्णय को बदल देने का पावर है आपके पास, इसी को कहा जाता है वीटो पावर। में निर्णय को प्रभावित करने के पावर को भी वीटो पावर कहते हैं। तो अमेरिका के पास अप्रत्यक्ष वीटो पावर है। इसके अलावा ये लोग ये भी कहते हैं ना कि IMF में जो कोटा है, जो पार्टनरशिप है, जो प्रभुत्व, उसमें कमी की जानी चाहिए, अन्य कंट्रियों को भी इसमें योगदान देने का मौका दिया जाना चाहिए। अमेरिका जैसे कंट्रीज की जो पावर है उसको कम करना चाहिए, योगदान को कम करके अन्य कंट्रीज को भी मौका दिया जाना चाहिए इसमें अपना योगदान बढ़ाने का। ये सभी है ना इसमें रीज़न है विरोध का, जिसका करते हैं विरोध सारी कंट्रीज। इसके अलावा आपने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा कुछ रिपोर्ट जारी किया जाता है। कौन कौन सी? वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, हाँ वेरी गुड। और दूसरा है आर्थिक वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और तीसरा है राजकोषीय अनुश्रवण। बहुत अच्छा, ये 3 रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF द्वारा जारी किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि भारत और IMF, तो भारत कब से इसका सदस्य है? संस्थापक सदस्य। हाँ, भारत इसका संस्थापक सदस्य है, और ये 27 दिसंबर 1945 इसकी स्थापना से ही जुड़ा हुआ है। और आपका भारत का इसमें कितना मतलब पैसे का इन्वेस्टमेंट? 2.76, और वोटिंग राइट 2.63% का वोटिंग राइट है भारत का। इसमें भारत के संबंध कैसे रहे हैं IMF के साथ? मित्रवत रहे ना। IMF ने शुरुआत में व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए भारत की मदद भी करी थी, और IMF की वजह से ही भारत ने अपने यहाँ 1991 में LPG लागू किया था। और अभी वर्तमान में भारत इसका सहयोगी कंट्री है ना, जिसमें पैसे का योगदान दे रहा है। तभी ले रहा था लेकिन अभी दे रहा है, तो हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं IMF के साथ। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा था
वो था आपका विश्व बैंक समूह। विश्व बैंक समूह क्या है, कितने प्रकार के हैं, कितने हैं? 5 हैं। पहला कौन सा है? IBRD IBRD स्थापना कब हुआ था? 1944। 1944। ठीक, और किस लिए हुआ था? 1944 के तहत हुआ था, 46 से काम करना शुरू किया। विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक समस्या थी उसके समाधान के लिए पहले किया गया ओके, और फिर मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए और आर्थिक संशोधन के लिए किया हाँ, बहुत वेरी गुड। इसमें गरीबी उन्मूलन में इसका मुख्य लक्ष्य था। जो अल्प विकसित देश हैं उनको ये सहायता प्रदान करते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटी कर रही थी ना, बहुत कुछ मिस हो गया इसलिए। तो ये सारे इसके हैं, और इसके मतलब और इसके अलावा कोई काम है इसका? हाँ, विकास को बढ़ावा देना, विकासशील और जो अल्पविकसित कंट्रीज हैं यहाँ पे विकास को बढ़ावा देना, इनकी मदद करना, और साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्थाएं जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थी, उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं खत्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, उनको पुनः स्थापित करना, उनका विकास करना, उनको इस्टेब्लिश करने में इसका बड़ा योगदान रहा था। और इसे कौन से संस्था के साथ जोड़ा जाता है मोस्टली? ब्रिटेन सम्मेलन के साथ जोड़ा जाता है ना। IMF और IBRD को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है। दूसरी संस्था कौन सी थी? IDA 1960। IDA 1960। और इसका क्या काम है? बहुत बढ़िया काम है, इंटरनेशनल। बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर रिकॉल कीजिए और फिर बताइए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसमें मैम वो दिया जाता था ऋण, जो मतलब 25 से 40 वर्षों तक का ऋण दिया जाता था, जिस पर ब्याज मतलब 0.73% भी दिया जाता था। बहुत लंबे समय तक दिया जाता था। बहुत अच्छे, वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? अब आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप भी नहीं कुछ बता रहे हैं। कुछ कोई भी पॉइंट जो आपको याद हो स्वेच्छा से बता सकते हैं। विश्व बैंक का उदार ऋणी, आपकी विश्व बैंक का उदार ऋणी, हाँ, विश्व बैंक का उदार ऋण नीति सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, और ये बहुत दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराता है अल्पविकसित और विकासशील देशों को उनके यहाँ विकास करने के लिए। और इसके अलावा IBRD और IDA मिलकर के ही विश्व बैंक कहलाते हैं, और ये दोनों लोग मिलकर के वर्तमान में विकासशील और अल्पविकसित देशों में शिक्षा के लिए पैसा देते हैं, स्वास्थ्य के लिए मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई विकास करनी है, मूलभूत ढांचे का विकास करना है, परिवहन का विकास करना है, संचार का विकास करना है, प्रशासनिक सुधार करना है, इस तरह का कोई भी काम करना है तो पैसा कौन उपलब्ध कराता है? IDA और IBRD मिल करके ये काम कर रहे हैं, ये दोनों भी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रियायती ऋण पर जो ऋण देता है वो IDA है, और ये सबसे लॉन्ग टाइम के लिए भी ऋण देता है, इसीलिए इसे उदार ऋण भी कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट तीसरी संस्था कौन सी थी? IFC थी। IFC का फुल फॉर्म? इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल एसोसिएशन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त बिल्कुल निगम। सही। कब स्थापना हुई? 1956 में। 1956। किस लिए हुआ था? मैम ये निजी कंपनियों को ऋण देते हैं, ओके, और निजी कंपनियों को ऋण देते हैं ताकि वो उद्योग लगाएं। बहुत सही, बहुत सही। और कुछ? ये जो पूंजी वाले मतलब अधिक पूंजी वाले मैम, इसमें पूंजी लगाने के लिए कम पूंजी वाले देश से सही है, और बढ़िया है। और कुछ? ये निजी क्षेत्र के लिए भी ऋण देता है, देने का कार्य करता है ओके, सही है, उद्योग के लिए। बिल्कुल बढ़िया है। और कुछ? और भी कोई पॉइंट है? 185 सदस्य 185 सदस्य कंट्री हैं इसके मेंबर्स। और कोई पॉइंट? मैम, इसमें बॉन्ड जारी करते हैं, मसाला बॉन्ड और इसके समुराई बॉन्ड जारी करते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, जापान देश की मुद्रा में जो बॉन्ड जारी करता है वो समुराई बॉन्ड कहलाता है, और भारतीय स्थानीय मुद्रा में जो जारी करता है वो मसाला बॉन्ड कहलाता है। और इससे अलग भी ये अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में भी बॉन्ड जारी करके सदस्य देशों को पैसे उपलब्ध कराता है, और सदस्य देशों की किसी निजी कंपनियों को पैसे उपलब्ध कराता है, देशों को नहीं, सदस्य देशों की निजी कंपनियों को पैसे उपलब्ध कराता है, ताकि वो
अधिक है वहाँ से जहाँ पूंजी कम है ऐसे क्षेत्रों में पूंजी को लगाएं और पूंजी के प्रवाह को बढ़ाएं, विकास को बढ़ावा दें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए IFC की स्थापना किया गया था। ठीक है, और इसके बाद क्या था? बस इसका मुख्यालय USA में मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। मोस्टली जितने आपने पढ़े हैं सबका कहाँ है मुख्यालय? यानी IBRD का भी मुख्यालय वही है, IMF का भी वही है, IDA का भी वही है और IFC का भी। ये वन-लाइनर में आया था। हाँ, बेटी वन-लाइनर में आया था। कह रहे हैं ना, यहाँ से आपका वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना है और बड़े एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। IBRD का फुल फॉर्म बताएंगे? IBRD अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। ओके, और इंग्लिश में बता सकते हैं? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है। और IDA का? IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये है। और IFC का? इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। विश्व बैंक पढ़ा था। विश्व बैंक समूह के 5 में से हमने 3 जो संस्था है इनके बारे में पढ़ा है। अच्छा ये बताएं, अगर आपको विश्व बैंक का सदस्य बनना है तो आपको सबसे पहले किसकी सदस्यता लेनी होगी? IBRD। और अगर आपको विश्व बैंक समूह के सदस्यों का सदस्य बनना है तब सबसे पहले IBRD की सदस्यता लेनी होगी। ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, रीडिंग कर लीजिएगा। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। निवेश गारंटी एजेंसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या है? मेगा। MEGA। इसका फुल फॉर्म में लिख सकते हैं मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसमें फर्स्ट पॉइंट रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं। आप लोग ना क्लास कोशिश करें, अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो क्लासेस मिस ना करें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट बहुपक्षीय रहेगा या बहुपक्षीय? बहुपक्षीय बेटे, बहुपक्षीय। कोई दिक्कत? बहुपक्षीय मतलब कई डायमेंशन से जो काम करता है उसी को कहा जाता है मल्टीलैटरल। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी विश्व बैंक समूह की एक संस्था है। विश्व बैंक समूह की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1988 में हुई। जिसकी स्थापना 1988 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? वही वाशिंगटन DC में। जिसकी स्थापना वर्ष 1988 में कर सकते हैं US की राजधानी वाशिंगटन DC में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंसी एक विकासात्मक वित्तीय संस्था है। एजेंसी एक विकासात्मक वित्तीय संस्था है जिसमें 182 सदस्य देश हैं। एजेंसी एक विकासात्मक वित्तीय संस्था है जिसमें 182 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें 182 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंसी का मुख्य उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों में एजेंसी का मुख्य उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को
विकासशील सदस्य देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को FDI को बढ़ावा देना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है, जिसके माध्यम से वहां आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सके, जिसके माध्यम से वहां आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सके, गरीबी में कमी लाई जा सके। आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो सके, गरीबी में कमी लाई जा सके, गरीबी में कमी लाई जा सके तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके, लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, एजेंसी द्वारा विकासशील सदस्य देशों में होने वाले, एजेंसी द्वारा विकासशील सदस्य देशों में होने वाले, विकासशील सदस्य देशों में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विकासशील सदस्य देशों में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि के लिए वहां की सरकारों को सलाह भी प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की वृद्धि के लिए वहां की सरकारों को सलाह भी दी जाती है। FDI में वृद्धि के लिए वहां की सरकारों को सलाह भी दी जाती है। वहां की सरकारों को सलाह भी दी जाती है। अब नया हेडिंग है 5वां संगठन, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इसका इंग्लिश है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, सेटलमेंट इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, शॉर्ट फॉर्म है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इसका फुल फॉर्म है। इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए समर्पित, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए समर्पित, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों के समाधान के लिए समर्पित विश्व की अग्रणी संस्था है,
समाधान के लिए समर्पित विश्व की अग्रणी संस्था है। विश्व के लिए अग्रणी संस्था है। जिसे निवेश विवादों के समाधान के संदर्भ में व्यापक अनुभव प्राप्त है। जिसे निवेश विवादों के संबंध में व्यापक अनुभव प्राप्त है। जिसे निवेश विवादों के संबंध में व्यापक अनुभव प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट, ICSID के सदस्य देशों ने ICSID के सदस्य देशों ने विभिन्न संधियों तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों में इसे निवेश विवाद समाधान मंच के रूप में, अंतरराष्ट्रीय कानूनों में इसे निवेश विवाद समाधान मंच के रूप में, निवेश विवाद समाधान मंच के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्र एवं अन्य राष्ट्र के नागरिकों के मध्य, राष्ट्र एवं अन्य राष्ट्र के नागरिकों के मध्य, राष्ट्र एवं अन्य राष्ट्र के नागरिकों के मध्य निवेश विवादों के समाधान पर कन्वेंशन, निवेश विवादों के समाधान पर कन्वेंशन, जिसे ICSID कन्वेंशन भी कहा जाता है। जिसे ICSID कन्वेंशन भी कहा जाता है। ICSID कन्वेंशन भी कहा जाता है के प्रावधानों के अंतर्गत निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना 1966 में की गई। 1966 में की गई। वर्तमान में इसके 163 सदस्य देश हैं। 163 सदस्य देश हैं। 163 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ICSID एक स्वतंत्र राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, ICSID एक स्वतंत्र राजनीतिक प्रभाव से मुक्त तथा प्रभावी निवेश विवाद समाधान संस्था है। निवेश समाधान संस्था है। निवेशकों एवं राष्ट्रों के लिए इसकी उपलब्धता, निवेशकों एवं राष्ट्रों के लिए इसकी उपलब्धता
विवाद समाधान प्रक्रिया में निवेश विवाद समाधान प्रक्रिया में भरोसा उत्पन्न करके अंतरराष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने में सहायक है। अब रीडिंग कीजिएगा भारत एवं विश्व बैंक समूह। भारत एवं विश्व बैंक समूह। भारत एवं विश्व बैंक समूह। हाँ, भारत एवं विश्व बैंक समूह। जैसे कल आपने पढ़ा था भारत एवं IMF कि IMF के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं, कब से उसका सदस्य बना है, क्या भूमिका है हमारी उसमें और उसकी हमारे देश में। तो वैसे ही आपका भारत का विश्व बैंक के साथ कैसा रिश्ता रहा है नोट कीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से, भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से ICSID को छोड़कर शेष 4 संस्थाओं जैसे IBRD, IDA, IFC, IBRD, IDA, IFC, MIGA, MIGA, IBRD, IDA, IFC, MIGA का सदस्य है। किसका है? IBRD का भी सदस्य है भारत और IDA का भी है और IFC का भी है और MIGA का भी है। IDC नहीं है मैम, IFC तीसरा वाला। अरे सॉरी, IDC बार कर रही है, IFC से मतलब कहाँ मिलती है? IDA और IFC। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का भी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी का सदस्य भी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का सदस्य भी है और आपका मिगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसका भी सदस्य है। केवल सदस्य किसका नहीं है? ICSID का। तो ये बात याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आए कि विश्व बैंक समूह के संस्थाओं में से भारत कौन से संस्था का सदस्य नहीं है। तो बस इसी को छोड़ के जो सबसे बड़ा नाम है उसका सदस्य नहीं है, बाकी सबका सदस्य भारत है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से, भारत विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाओं में से IBRD, IDA एवं IFC का संस्थापक सदस्य है। भारत विश्व बैंक समूह के संस्थाओं में से IBRD, IDA और IFC का संस्थापक सदस्य है। IBRD, IDA एवं IFC का संस्थापक सदस्य है, जबकि मीगा का सदस्य वर्ष 1994 में बना। जबकि मीगा का सदस्य वर्ष 1994 में बना। मीगा का सदस्य वर्ष 1994 में बना। देखिए, अगर आपने एक क्रम में लिखा है तो क्रम में सबसे लास्ट में आपने इसका नाम लिखा था, तो इसका वो सदस्य नहीं है। और फिर बचे 4 में से लास्ट में जो बचता है इसका वो संस्थापक सदस्य नहीं है। इसका एक सदस्य बना बाद में, उसने इसकी मेंबरशिप ली लेकिन स्थापना में वो नहीं था। बात समझ में आया?
तो सदस्य कब बना है? 1994 में। जबकि मीगा की स्थापना हुई कब है? 1988 में। तो ज़्यादा दिन नहीं लगे हैं हमें इसकी सदस्यता लेने में, मुश्किल से 6 वर्ष। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत IBRD तथा IDA से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करता है। भारत IBRD तथा IDA से ऋण एवं अनुदान प्राप्त करता है। भारत IBRD तथा IDA से ऋण अनुदान प्राप्त करता है। वर्ष 1948 में पहली बार IBRD द्वारा भारत की वर्ष 1948 में पहली बार IBRD द्वारा भारत की कृषि एवं कृषि मशीनरी परियोजना के लिए ऋण की मंजूरी प्रदान की गई। कृषि मशीनरी परियोजना के लिए ऋण की मंजूरी प्रदान की गई। कृषि मशीनरी योजना के लिए ऋण की मंजूरी प्रदान की गई। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुए विश्व बैंक द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुए 1960 के सिंधु जल समझौते में विश्व बैंक द्वारा भारत पाकिस्तान के विश्व बैंक द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य हुए 1960 के सिंधु जल समझौते 1960 के सिंधु जल समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई गई। समझौते में मध्यस्थ मैंने इसीलिए मध्यस्थता कराया था। आपने इसीलिए ही समझौता करवाया। आपने सिंधु जल समझौता पढ़ा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु नदी बहती है, एक इंटरनेशनल नदी है जो चाइना से निकलती है। चाइना में कहाँ? तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है और फिर ये अरब सागर में गिरता है। तो इस नदी के जल को लेकर के, बंटवारे को लेकर के भारत और पाकिस्तान में विवाद चल रहा था। तो वर्ल्ड बैंक ने ही मध्यस्थता करके इस विवाद को सुलझाया था। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता कौन से इंटरनेशनल संगठन या संस्था ने किया था? तो आपका वर्ल्ड बैंक है। और समझौते के तहत पानी का कितना परसेंट भारत और कितना परसेंट पाकिस्तान को देने की बात की गई है? और कुछ मैम 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, 3 नदियों को भारत। पूरी तरह से सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को और रावी, ब्यास, सतलुज भारत को प्रोवाइड किया गया। ये तो सही है, लेकिन इसमें भी कुछ और पॉइंट बच रहे थे। अगर पता है तो बता दीजिए, वो भी रिवीजन हो जाएगा। फिर से बताइए कौन सा? सिंधु, झेलम, चिनाब। सिंधु है, झेलम है और चिनाब। इसका कितना प्रतिशत पाकिस्तान लेगा? इन तीनों नदियों का 80%। वाटर किसके पास जाएगा? पाकिस्तान के पास। और बचा हुआ 20% भारत के पास, इंडिया के पास। और बचे हुए 3 हैं, रावी, ब्यास और सतलज। उसका 80% भारत के पास और 20% पाकिस्तान को मिलेगा। ये मध्यस्थता किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। पास में आ गया। देखिए ज्योग्राफी का भी एक पार्ट वर्ल्ड बैंक की वजह से इकोनॉमी में आ गया। तो रिवीजन हो गया। आप लोग कंफर्म नहीं थे? कंफर्म। सही उत्तर ये है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट, IBRD द्वारा भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से IBRD द्वारा भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से
आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 1950 में भारत सहायता क्लब 1950 में भारत सहायता क्लब का गठन किया गया भारत सहायता क्लब का गठन किया गया। यह भारत को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले देशों का संघ था। यह भारत को सहायता प्रदान करने वाले देशों का संघ था। यह भारत को आर्थिक सहायता देने वाले या प्रदान करने वाले देशों का संघ था, जिसे यूएसए ब्रिटेन जिसमें यूएसए ब्रिटेन कनाडा जापान फ्रांस जिसमें यूएसए ब्रिटेन कनाडा जापान फ्रांस और भी देश है फ्रांस एवं जर्मनी जैसे आर्थिक रूप से संपन्न देश शामिल थे। एवं जर्मनी जैसे आर्थिक रूप से संपन्न देश शामिल थे, जिसे वर्तमान में भारत विकास फोरम के नाम से जाना जाता है। भारत विकास फोरम के नाम से जाना जाता है। भारत विकास फोरम के नाम से जाना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। अगर आए कि भारत विकास फोरम में कौन सी कंट्रीज है जिसे भारत विकास फोरम के नाम से, जिसे वर्तमान में भारत विकास फोरम के नाम से जाना जाता है। तो अगर आए कि भारत विकास फोरम में वर्तमान में कौन सी कंट्रीज हैं, तो यूएस ब्रिटेन कनाडा जापान फ्रांस और जर्मनी। यानी इसमें दो आप देखेंगे दो देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, और आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस और जर्मनी यूरोपीय महाद्वीप के हैं, और जापान आपका एशिया का। तो टोटल 6 कंट्रीज हैं, 2 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, 3 आपका यूरोपीय महाद्वीप का और 1 आपके एशिया महाद्वीप का। ये सब लोग भारत को आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। इसके लिए क्लब बनाया गया था जो वर्तमान में फोरम कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत विश्व बैंक समूह से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। भारत विश्व बैंक समूह से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। भारत विश्व बैंक समूह से सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक द्वारा भारत को विशेषतया परिवहन एवं संचार, भारत को विशेषतया परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत ऊर्जा उत्पादन, गरीबी उन्मूलन, आधारिक संरचना विकास, गरीबी उन्मूलन, आधारिक संरचना विकास, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, रिपीट कर दे रहे हैं, आधारिक संरचना विकास, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण इत्यादि के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जा रहा है। इत्यादि के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जा रहा है।
विज्ञान के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जा रहा है। तो भारत को सबसे ज़्यादा जितने सदस्य देश हैं आपकी विश्व बैंक समूह में, उनमें सबसे ज़्यादा ऋण प्राप्त करता कौन सा कंट्री है? हमारा भारत। और हमारे भारत को दीर्घकाल के लिए ऋण प्रदान करता है विश्व बैंक। दीर्घकाल के ऋण भारत ने कौन कौन से क्षेत्र में दिया है? लगभग सभी क्षेत्र में, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, जैसे ऊर्जा निर्माण, जैसे परिवहन, जैसे संचार, जैसे ग्रामीण विकास, जैसे विद्युतीकरण मतलब ऊर्जा का उत्पादन, आधारित संरचना का निर्माण और जनसंख्या जलापूर्ति, जनसंख्या नियंत्रण, मतलब कोई फील्ड बचा ही नहीं है जिस फील्ड में भारत ने वर्ल्ड बैंक से दीर्घकाल के लिए ऋण ना लिया। जब कोई फील्ड बचेगा ही नहीं तो सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाली कंट्री हो जाएंगे कि नहीं? तो सबसे ज़्यादा ऋण लेने वाला देश है भारत। और ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमें हर काम के लिए ऋण लेना पड़ता है, लेकिन फायदे की बात यह है कि दीर्घकाल के लिए ऋण मिल जाता है और भी कैसा रियायती ऋण मिल जाता है। मोस्टली रियायती ऋण हम प्राप्त कर लेते हैं, तो ये थोड़ा फायदे का रहता है कि हमें ब्याज नहीं देना पड़ता, लेकिन हम हमेशा क्या ऋण के बोझ के नीचे दबे रहते हैं। और इसके अलावा हमने बहुत सारी संस्थाओं से ऋण ले रखा है, इसीलिए आप देखते हैं हर साल हमारे बजट का सबसे ज़्यादा पैसा ब्याज भुगतान में जाता है, क्योंकि सिर्फ यहीं से नहीं, हमने हर जगह से ऋण ले रखा है और भी बड़े पैमाने पे ऋण ले रखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप हेडिंग कीजिएगा विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट्स। विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट्स, कौन कौन से रिपोर्ट्स हैं जो विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किए जाते हैं? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमी में। इसमें पहला रिपोर्ट है व्यापार सुगमता रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला रिपोर्ट है ये। व्यापार सुगमता रिपोर्ट, इसका हिंदी ना पूछ करके इंग्लिश ज़्यादा पूछा जाता है। इसका इंग्लिश है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जबकि इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट मतलब आसानी से ईजिली जहाँ पे आप मतलब बिजनेस कर सकते हैं या ऐसे बिजनेस जिसका आसानी से रिपोर्ट प्रकाशित हो सके, उसी को कहा जाता है व्यापार सुगमता रिपोर्ट। यानी कि कहाँ पे व्यापार में काफ़ी सुगमता है उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है विश्व बैंक समूह। तो इसका आपका डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, इसका इंग्लिश है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। तीसरा इनका रिपोर्ट है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, इसको कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, कमोडिटी मार्केट आउटलुक। नेक्स्ट जो रिपोर्ट जारी करता है कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट है। नेक्स्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट,
वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, ये 5वां इनके द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला रिपोर्ट है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट लास्ट रिपोर्ट है विश्व विकास संकेतक, 6वां रिपोर्ट है विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट, विश्व विकास संकेतक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। हो गया? इतने सारे रिपोर्ट विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है। IMF और विश्व बैंक समूह के रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सालाना जारी किया जाता है। हाँ बेटे, ये वार्षिक स्तर पर ही जारी किए जाने वाले रिपोर्ट हैं। हर साल एग्जाम में क्वेश्चन भी आता रहता है कि इस बार इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ये जो है ना व्यापार सुगमता, इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, या इसमें प्रथम स्थान पे कौन सी कंट्री है, या ये रिपोर्ट कौन से संगठन के द्वारा स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में चर्चाओं में रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जारी करता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, इस टाइप से 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो संगठन भी पूछे जाते हैं, प्लस इसमें भारत की क्या स्थिति है ये भी पूछा जाता है, साथ ही में कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट स्थान पे रहा है ये भी पूछा जाता है। अब है आपका कि विश्व बैंक में टॉप जो 8 देश हैं और उनके जो शेयर हैं, कल आपने पढ़ा था ना IMF में 10 कंट्रियों के बारे में, तो विश्व बैंक में कौन से टॉप 8 कंट्री हैं जिनको वोटिंग राइट्स और उनका शेयर कितना है ये जानना आपको। तो हेडिंग कर लीजिएगा विश्व बैंक में टॉप 8 देशों की शेयर धारिता तथा वोटिंग अधिकार। विश्व बैंक में टॉप 8 देशों की शेयर धारिता, विश्व बैंक में 8 टॉप 8 या टॉप टॉप 8 देशों की शेयर धारिता तथा वोटिंग अधिकार, देशों की शेयर धारिता देशों की वोटिंग धारिता एवं शेयर धारिता तथा वोटिंग अधिकार, शेयर धारिता, देशों की शेयर धारिता एवं वोटिंग अधिकार। और वोटिंग अधिकार किसमें? प्रतिशत में। प्रतिशत में। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? अमेरिका। हाँ, अमेरिका, USA। US है, इनका शेयर 16.43 है, तो सबसे नंबर 1 पे है USA, जिनका शेयर शेयर है और फिर वोटिंग राइट है, वोट। तो US का शेयर है 16.43%, 16.43%, और इनका जो वोट राइट है ये है 15.55, 15.55।
शेयर 16.43 और वोटिंग राइट 15.55। सेकंड है जापान 7.70, जापान 7.70, ये इनका शेयर हो गया। और वोटिंग राइट है 7.31। तीसरी जो कंट्री है ये है चीन। तीसरा है चीन। चीन का जो शेयर है ये है 5.71, 5.71। और जो इनका वोटिंग राइट है ये है 5.42, 5.42 चीन का। नेक्स्ट है आपका जर्मनी। जर्मनी का है 4.38, 4.38 ये है आपकी जर्मनी का। और इसका जो वोटिंग राइट है ये है 4.17, 4.17। नेक्स्ट है यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। यूके, यूके का इसका लिख लिए है ना 4.17। नेक्स्ट है आपका यूके। पांचवा है यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसे कहते हैं। इसका जो शेयर है ये 4.05 है, 4.05 और 3.85, 4.05 और इनका 3.85। 4.05 8 लिख दिया मैंने, 8.5। और सबको तो नहीं देखना है, भारत को देख लेते हैं इनका। तो भारत इसमें 7वें स्थान पे है। IMF में कौन सा स्थान था? 8वां। भारत का है 7वां स्थान, 7वें स्थान पर है भारत। भारत का जो शेयर है, शेयर में भारत का स्थान है 3.16, 3.16% भारत का शेयर में योगदान है। और इसका वोटिंग राइट है 3.01, वोटिंग राइट है 3.01। ये भारत का वोटिंग राइट है और ये भारत का योगदान है। तो IMF में और वर्ल्ड बैंक में भारत का स्थान कौन सा है? साथ ही शेयर और वोटिंग राइट दोनों में ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नया संगठन शुरू करेंगे, विश्व व्यापार संगठन। तो ये हटा दें, इरेज कर दें। सबका हो गया बेटी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो संगठन है वो है आपका WTO। ये क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक जो हमने संगठन पढ़े जिसमें IMF था और विश्व बैंक समूह था, इन सब पर या इन सब की स्थापना किसके तहत किया गया है? UNO के तहत। और UNO का मतलब भी क्या है? अमेरिका का उस पर प्रभुत्व, यानी कि चाहे वो IMF हो, आपका IBRD हो, IDA हो, IFC हो, सब पर किसका है प्रभुत्व? अमेरिका का। इसीलिए सभी देश इस बात का विरोध करते हैं। और यहाँ पे जब भी कोई निर्णय होगा या जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो निष्पक्ष होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा ही पहले भी जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो
वो सभी के लिए समान बनाए गए हैं वर्ल्ड बैंक समूह में, IMF में, जबकि सभी कंट्रीज की स्थिति एक समान नहीं है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं WTO की। यहाँ पर वन नेशन वन वोटिंग राइट है, चाहे वो विकसित कंट्री हो, विकासशील हो या अल्पविकसित हो, हर देश को उतना ही अधिकार है जितना विकसित को है, उतना ही विकासशील को हो और उतना ही अधिकार अल्पविकसित को है। तो बताइए ये संस्था अच्छी है या नहीं? अच्छी है ना, क्योंकि यहाँ पर सबको समान अधिकार है। तो यहाँ पे निर्णय में निष्पक्षता देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोगों के साथ लीगल या कहिए कानूनी तरीके से या कहिए कि सही तरीके से निर्णय लिया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा। तो जब भी कोई मैटर होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो विकसित कंट्री हैं वो चाहते हैं कि वो मैटर कहाँ सॉल्व हो, वर्ल्ड बैंक में या IMF में। लेकिन जो अल्पविकसित और विकासशील देश हैं वो कहाँ चाहेंगे कि सॉल्व हो, WTO में। तो भारत जब कहीं फंसता है तो मैटर लेके जाता है WTO में, कहता है आइए WTO में मुलाकात होगी। और US कहाँ कहेगा, वर्ल्ड बैंक में मिलेंगे, क्योंकि पता है वर्ल्ड बैंक में अगर आया मैटर तो फिर हमारा ही वहाँ पे तो वीटो राइट अमेरिका के पास है। तो अमेरिका के फेवर में निर्णय लिया जाता है या विकसित कंट्रीज के फेवर में निर्णय लिया जाता है जिनका वोटिंग राइट ज़्यादा है। लेकिन अगर WTO में गलती से भी पहुँच गया US, तो फिर जीत किसकी होनी है, विकासशील और अल्पविकसित कंट्रियों की, क्योंकि संख्या इनकी ज़्यादा है तो दबदबा भी इनका ज़्यादा है। तो इसलिए भारत मोस्टली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं वो WTO में लेके जाना चाहता है। तो ये संस्था काफ़ी इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण भी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा ब्रैकेट में स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा ब्रैकेट में स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को हुई। 1 जनवरी 1995 को हुई। एक जनवरी 1995 को हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट है, बहुत बार आया इसके बाद पूछा गया है कि WTO की स्थापना कब हुआ है। 1995 में। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जबकि इसके पहले जितने संगठन पड़े सबका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती, हाईलाइट कर लीजिएगा, पूर्ववर्ती प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते, सामान्य समझौते, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते, ब्रैकेट में लिखिएगा इसका इंग्लिश, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसी का इंग्लिश है फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसका शॉर्ट फॉर्म है GATT, GATT। फुल फॉर्म क्या हो गया, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये संगठन पहले काम कर रहा था, यानी कि जब WTO नहीं बना था तो WTO जो कि देख रहे हैं WTO कब बन रहा, बहुत लेट में बन रहा ना, 1995 में बन रहा है। इसका मतलब इसके पहले
कोई संगठन था जो व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनियमित, नियंत्रित और निगरानी करता था। तो WTO के पहले कौन सी संस्था है? गैट। ये क्वेश्चन भी आया है कि WTO से पहले कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या संगठन थी जो व्यापार को नियंत्रित, विनियमित और सारी चीजें करती थी? तो कौन था? गैट। जिसका फॉर्म भी पूछा गया है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। लेकिन समस्या क्या थी? ये जो गैट था ये केवल वस्तुओं के व्यापार को ही बढ़ावा देता था, जिसकी वजह से जो सेवा का है और जो अन्य चीजें हैं वो उनका व्यापार नहीं हो पाता था और ये उतना निष्पक्ष नहीं था। यहाँ पर भी अमेरिका और अन्य कंट्रियों का दबदबा था, जिससे विकासशील और विकसित देशों के साथ उतना बढ़िया न्याय नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट में इसे समाप्त करके लाया गया WTO और एक निष्पक्ष संस्था जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जितने भी व्यापार होते हैं उन सभी को नियंत्रित, नियमित और निगरानी करता है। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आपने लिखा कि समझौते को प्रोत्साहित किया गया। क्या आपने लिखा है? जिसके संबंधी सामान्य समझौते ब्रैकेट में आपने गैट लिखा है, को प्रतिस्थापित किया गया, को प्रतिस्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1947 में 23 देशों द्वारा 1947 में 23 देशों द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के, मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया, एक समझौता किया गया जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित, जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित, जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क यानी टैरिफ, व्यापार से संबंधित प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क, प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम किया जा सके, बाधाओं को कम किया जा सके। यह समझौता हाईलाइट कर लीजिएगा, यह समझौता 1 जनवरी 1948 को, यह समझौता 1 जनवरी 1948 को 1 जनवरी 1948 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के रूप में या गैट के रूप में प्रभाव में आ गया। 1 जनवरी 1948 को गैट के रूप में प्रभाव में आ गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थापित किया गया। बात समझ गया कि 1947 में दुनिया के 23 जो ऐसे कंट्रीज थे जो व्यापार में बड़ा योगदान देते थे, इन लोगों ने आपस में बात किया कि जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बार बार हर जगह देने पड़ते हैं, इससे संबंधित जो विवाद होता है उसको सुलझाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन होनी चाहिए। और इस समझौते के बाद या इस बैठक के बाद एक संगठन बना जिसका नाम पड़ा गैट और जिसका मुख्यालय बनाया गया जिनेवा, और इसने काम करना शुरू किया। 1 जनवरी 1948 में इसकी स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, गैट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, गैट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हाईलाइट कीजिए
लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। गैट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सदस्य देशों के मध्य वार्ताओं के 8 दौर हुए। सदस्य देशों के मध्य वार्ताओं के 8 दौर हुए। सदस्य देशों के मध्य वार्ताओं के 8 दौर हुए। वार्ताओं के 8 दौर हुए, जिन्हें व्यापार दौर के नाम से जाना जाता है। जिन्हें व्यापार दौर के नाम से जाना जाता है। आठवें दौर या उरुग्वे दौर के माध्यम से, आठवें दौर या उरुग्वे दौर के माध्यम से, हाँ, आठवें दौर या उरुग्वे दौर, एक देश है ना उरुग्वे देश, वहीं पे हुआ था 8वां समझौता या 8वां मीटिंग। उसे कहा गया 8वें दौर या उरुग्वे दौर के तहत, क्या के दौरान, के माध्यम से कुछ भी लिख लीजिए, के माध्यम से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की आम सहमति बन सकी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की आम सहमति बन सकी। WTO की स्थापना की आम सहमति बन सकी। स्थापना की आम सहमति बन सकी। ये क्वेश्चन में आया है कि गैट के कितने दौर हुए हैं? 8 दौर। यानी कि गैट को और भी प्रभावी तरीके से स्थापित करने के लिए, लागू करने के लिए इसका मीटिंग होता था, जिसे व्यापार राउंड या व्यापार दौर कहा जाता था। और जो 8वां दौर या 8वां राउंड हुआ था वो कहाँ हुआ? उरुग्वे देश में। इसीलिए 8वें दौर या 8वें राउंड को उरुग्वे राउंड कहा जाता है। और यहीं पर बात किया गया कि गैट को हटा करके हमें एक और संगठन, मतलब दूसरा संगठन लाना चाहिए जो गैट से भी ज़्यादा बढ़िया हो, पारदर्शिता हो जिसमें, और जो सबके लिए फायदेमंद यानी उपयोगी हो, जिसका नाम क्या हो? WTO। तो ये याद रखिएगा कि अगर आए कि WTO की स्थापना कौन से दौर के बाद हुई, तो 8वें दौर या उरुग्वे दौर से ही इसका जन्म हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान, उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान गैट के महानिदेशक, उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान गैट के महानिदेशक, गैट के महानिदेशक, आर्थर डंकल, हाँ, आर्थर डंकल, आर्थर डंकल, महानिदेशक आर्थर डंकल ने एक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसे, एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसे डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता है। एक मसौदा प्रस्तुत किया जिसे डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता है। डंकल मसौदा कहिए, या इसी को आप डंकल ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। मसौदा या डंकल ड्राफ्ट, डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता है। डंकल मसौदे पर सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार विमर्श के पश्चात, डंकल मसौदे पर सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार विमर्श के पश्चात, डंकल मसौदे पर सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार विमर्श के बाद, डंकल मसौदे पर सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार विमर्श के बाद
1994 में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 1994 में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर या समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को विनियमित करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की गई। तो अभी तक की कहानी समझ में आई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत में 23 देश आगे आए और उन्होंने कहा कि शुल्क और प्रशुल्क के ऊपर हमें बातचीत करके समझौता कर लेना चाहिए और एक संगठन बनाना चाहिए जो ऐसे विवादों को निपटाए। जैसे आप कोई सामान किसी देश में भेज रहे हैं तो वो कोई शुल्क या प्रशुल्क आपके ऊपर लगा रहा है, तो किस आधार पे लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, कितना लगा रहा है, या कब लगा सकता है, कब नहीं लगा सकता, या कितना लगा सकता है, ये सब बात कौन निपटान करेगा। तो उन्होंने आपसी समझौते से एक संगठन बना दिया जिसका नाम रखा गया गैट। गैट की स्थापना कब हो गई? 1948 में गैट ने काम करना शुरू किया, लेकिन ये उतना बढ़िया संगठन नहीं था, इसमें पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए इस संगठन को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए समय समय पर इसके लिए मीटिंग आयोजित किए गए और विचार किया जाने लगा कि और संगठन में क्या सुधार किया जाना चाहिए और क्या इसका स्वरूप होना चाहिए। और इस बैठकों का लगभग 8 दौर चला। 8 दौर में जो 8वां दौर था वो हुआ उरुग्वे देश में, जिसे कहा गया उरुग्वे राउंड या उरुग्वे दौर। और यहाँ पर जो महानिदेशक थे गैट के, जिनका नाम था आर्थर डंकल, इन्होंने एक मसौदा पेश किया जिसे मराकेश मसौदा या मराकेश समझौता या मतलब ये इन्होंने डंकल ड्राफ्ट पेश किया था, जिसके तहत मराकेश समझौता हुआ। और मराकेश समझौते के बाद कौन सा संगठन आया सामने? WTO। और ये मराकेश समझौता कब हुआ है? 1994 में। और WTO कब बन गया? 1995 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी आपने प्रोसेस पढ़े हैं ये सब पूछे जा चुके हैं छोटे एग्जाम्स में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। वर्तमान में WTO के 164 सदस्य देश हैं। वर्तमान में WTO के 164 सदस्य देश हैं। सदस्य देश हैं। अफगानिस्तान अंतिम सदस्य है। अफगानिस्तान अंतिम सदस्य है। अंतिम सदस्य है जिसने वर्ष 2016 में संगठन की सदस्यता प्राप्त की है। जिसने 2016 में संगठन की सदस्यता प्राप्त की है। अन्य देशों के साथ ही यूरोपीय संघ भी संगठन का एक सदस्य है। अन्य देशों के साथ ही यूरोपीय संघ भी इस संगठन का एक सदस्य है या संगठन का एक सदस्य है। नेक्स्ट पॉइंट, WTO
वैश्विक स्वायत्त संस्था है। WTO या विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक स्वायत्त संगठन है या संस्था है जो इसके सदस्यों के मध्य आपसी आम समझौते के आधार पर सदस्यों के मध्य आपसी आम सहमति के आधार पर कार्य करती है। आम सहमति के आधार पर कार्य करती है। IMF एवं वर्ल्ड बैंक समूह की भांति IMF एवं वर्ल्ड बैंक की भांति यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध IMF और वर्ल्ड बैंक की भांति यह संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध संस्था नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध संस्था नहीं है। यूएनओ की ये से संबंधित ये संस्था नहीं है। इस पर यूएनओ का कोई हस्तक्षेप कोई दबाव नहीं है, लेकिन बाकी जो आपने पढ़ा उसमें है। नेक्स्ट हेडिंग WTO एवं GATT में अंतर। WTO एवं GATT में अंतर। चूंकि WTO आया है GATT को ही हटा करके GATT के स्थान पे, तो क्यों हटाया गया है, क्या वजह रहा है, दोनों में क्या अंतर है, ये जानना भी जरूरी है। तो अंतर में पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला अंतर WTO वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से WTO वस्तुओं, सेवाओं तथा बौद्धिक अधिकार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित है, जबकि GATT केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था। जबकि GATT केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था। बात समझ में आया? GATT केवल वस्तुओं के ही व्यापार का निगरानी करता था, नियंत्रण करता था, विनियमित करता था। लेकिन WTO जब आया तब इसने वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के व्यापार और जो बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके व्यापार को भी इसने बढ़ावा दिया। यानी कि इसका काम बढ़िया है, ब्रॉड है। तो ये अंतर पहला है। दूसरा पॉइंट, WTO के अंतर्गत व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया मौजूद है। WTO के अंतर्गत व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया मौजूद है। व्यापार विवाद निपटान प्रक्रिया मौजूद है, जबकि GATT के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया का अभाव था। जबकि GATT के अंतर्गत इस प्रकार की प्रक्रिया का अभाव था। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में अगर जो सदस्य कंट्री हैं आपस में व्यापार करते हैं और व्यापार में कोई भी विवाद होता है, जैसे मान लीजिए चाइना भारत में बहुत ज़्यादा सामान निर्यात कर रहा और भारत अपने यहाँ शुल्क बढ़ा दे, जिससे इसकी वस्तुओं पर टैक्स ज़्यादा हो जाए और वो महंगे हो जाए, तो उसको बेचने में समस्या होने लगे। या चाइना जानबूझ करके अपने यहाँ सब्सिडी दे करके बहुत ज़्यादा उत्पादन करके भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान
पहुंचाने का प्रयास करे। तो ऐसी स्थिति में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो कौन सुलझाएगा? WTO। तो WTO विवादों का भी निपटारा करता है, व्यापार को सुगम बनाता है, लेकिन GATT अगर कोई विवाद उत्पन्न होता था तो वो इस तरह का कोई निपटान नहीं करता था। तो ये भी अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट, GATT के प्रावधानों के अंतर्गत संविदाकारी पक्षों, GATT के प्रावधानों के अंतर्गत संविदाकारी पक्षों, GATT के प्रावधानों के अंतर्गत संविदाकारी पक्षों को अपने नियम कानूनों में परिवर्तन की, अपने नियम कानूनों में परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं थी। GATT के प्रावधानों के अंतर्गत संविदाकारी पक्षों को अपने नियम कानूनों में परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं थी, जबकि WTO के अंतर्गत उपयुक्त की अनिवार्यता है। जबकि WTO के अंतर्गत उपयुक्त की अनिवार्यता है। नेक्स्ट हेडिंग कीजिएगा। मैम ये संविदाकारी पक्षों का मतलब कैसे समझा? इसको कहते हैं बेटे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट्स। अगर आपने किसी देश से आपस में कुछ समझौता किया हुआ है, संविदा आपने साइन किया है उससे, और इसका GATT इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन WTO कहता है कि नहीं, उसको आप पहले क्लियर कीजिए कि किस तरह का आपका आपसे समझौता है, बाकी लोगों को का हित कहीं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित तो नहीं हो रहा है। पता चला आप चाइना के साथ कोई समझौता कर लीजिए कि आप हमारे यहाँ बहुत कम में ही व्यापार कर सकते हैं, बाकी कंट्रियों को आप वो फायदा नहीं दे रहे हैं, तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि किस आधार पे आपने इनके साथ संविदा किया हुआ है। इससे बाकी कंट्रियों को नुकसान होगा ना, तो वो तो शिकायत करेंगे ही WTO में, तो वो भी क्लियर करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। जबकि GATT में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, आपका आपसी मैटर है, आप चाहे जैसा संविदा कीजिए, चाहे जैसे व्यापार कीजिए। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है आपका विश्व व्यापार संगठन की संरचना। WTO की संरचना। WTO की संरचना, विश्व व्यापार संगठन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ तक जितने भी पॉइंट आपको बताए गए, कहीं किसी को कोई असुविधा, कोई समस्या किसी तरह की, कोई ऐसा पॉइंट जो बर्डन बढ़ा रहा हो या जो लग रहा हो कि ये सर के ऊपर जा रहा है? नहीं ना, बहुत आसान है, जब उसको अच्छे समझेंगे। WTO है उसका भारत संस्थापक सदस्य में से है। हाँ बेटे बिल्कुल, WTO का संस्थापक सदस्य है भारत, और WTO में भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर है सभी संस्थाओं की तरह। यहाँ भी भारत की काफ़ी सुनवाई है, इसीलिए जब भी कुछ होता है तो भारत मुद्दे को यहीं लेके जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे भारत का प्रभुत्व ज़्यादा, क्योंकि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है भारत, लीडरशिप करता है, और उसकी सुनवाई कहाँ होगी? WTO में होगी, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक में तो अमेरिका की चलती है, लेकिन भारत की कहाँ चलती है? WTO में चलती है, तो भारत का यहाँ पे दबदबा है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? WTO लाया कौन था? देखिए बेटे, जब दुनिया में बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो जब आज़ाद हुई धीरे धीरे, और खास करके यूरोपीय कंट्रियों के ही गुलाम थे लोग, धीरे धीरे करके इन लोगों ने जब आज़ाद किया और फिर सभी देश आपस में व्यापार करने लगे, और जब व्यापार करने लगे तो उनमें समस्याएं उत्पन्न होने लगी कि शुल्क और प्राशुल्क को लेकर के अगर कोई विवाद होता है तो किससे बात किया जाए, कौन इस बात को सुनेगा, या कौन नियम कानून बनाएगा इसको लेके। तो उन्होंने बनाया GATT। लेकिन GATT में देख रहे हैं बहुत संकीर्णता थी, उसमें उतना ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं था, वो बढ़िया से वर्क नहीं कर रहा था। तो फिर कंट्रियों ने इसमें बैठक करके इसको और प्रभावी बनाने के लिए बैठक किया, और ये बैठक लंबे समय तक चला। 48 में बना है GATT, और बैठक चलता रहा 94 तक, और 94 में जा करके फाइनल हुआ कि हम इसका अलग रूप देंगे, WTO जिसे कहेंगे, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का भी व्यापार करवाएगा, सेवाओं का भी व्यापार करवाएगा, बौद्धिक संपदा अधिकारों का भी व्यापार होगा। अगर व्यापार में कोई दिक्कत आएगा तो ये सुनवाई भी करेगा और ये कार्यवाही भी करेगा। तो इस तरह का
कंट्रीज जो महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, जापान, चीन, रूस, यही महत्वपूर्ण कंट्रीज थे उस समय जब ये बना था संगठन। तो इन सभी का इसमें योगदान रहा है। संस्थापक सदस्य रहे हैं ये सारे। इन लोगों ने ही अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ही बनाया है संगठन WTO, जो निष्पक्ष रूप से काम करने वाला एक स्वायत्त संगठन है, जिस पर यूएनओ का कोई अधिकार नहीं है। और यहाँ पे चाहे वो विकसित कंट्री हो, विकासशील कंट्री या अल्पविकसित, सभी को एक वोट का अधिकार प्राप्त है। इसलिए ये निष्पक्ष संगठन माना जाता है। पास में क्या है कि कौन बनाया? तो बहुत सारे महत्वपूर्ण कंट्रियों ने अपने फायदे के लिए बनाया। सभी संगठन को कोई एक कंट्री नहीं बनाई है, कई सारे कंट्रियों ने मिलकर बनाया है। इसके साथ भी यही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैम दूसरा वीडियो चालू करते हैं। ये ठीक है। अगर ऐसा है तो पानी पी लीजिए आप लोग, अगर पानी पीना है, नहीं तो फिर हम लोग